नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए एक ठोस निर्देशों की मांग करती हुई रिट याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने अधिवक्ता VK बाजू से कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, लेकिन प्रार्थनाओं को देखें। दहेज निषेध अधिकारी को एक RTI अधिकारी के समान नामित करें। अदालत ऐसा नहीं कर सकती। RTI अधिकारी को भी केंद्रीय कानून के तहत नामित किया जाता है। दूसरा मुद्दा, शादी पर दिए गए आभूषण और अन्य संपत्ति को कम से कम 7 साल तक महिलाओं के नाम पर रखने की प्रार्थना की गई है। यह भी एक बहुत मान्य है और विधायिका इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। तीसरी प्रार्थना विवाह पूर्व विवाह पाठ्यक्रम आयोग के गठन को लेकर है, जिसमें कानून विशेषज्ञ, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, सेक्सोलॉजिस्ट शामिल हों, ताकि विवाह में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति विवाह काउंसलिंग से गुजरे और इस पाठ्यक्रम को विवाह पंजीकरण के लिए अनिवार्य बनाया जाए। वास्तव में ऐसे समुदाय हैं जो काउंसलिंग की इस प्रणाली का पालन करते हैं। आप यह सब कानून आयोग को संबोधित कर सकते हैं ताकि वह इस पर गौर कर सकें और कानून को मजबूत करने के लिए संशोधनों का सुझाव दे सकें। केरल के केस को याद दिलाते हुए बीजू ने कहा कि मैं केरल की स्थिति से बुरी तरह से परेशान हूं। एक डॉक्टर के दहेज मामले में कार्रवाई ना करने पर एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया था। जब ये स्थिति शिक्षितों की हो सकती है तो आप गरीब और अशिक्षितों की कल्पना कर सकते हैं। शादियों में बहुत मोटा रुपया और सोना दिया जाता है, जिससे कि गरीब के बच्चे और दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इन तीनों प्रार्थनाओं में से तीसरी प्रार्थना देना सबसे कठिन है। भारत न केवल दिल्ली, कलकत्ता, केरल जैसे शहरों में बसता है, बल्कि छोटे गांवों में भी रहता है। इस पाठ्यक्रम आयोग के लिए गांवों में कोई विशेषज्ञ नहीं होगा। विवाह पूर्व पाठ्यक्रम के लिए लोगों को शहरों में जाना होगा और इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा यदि हम कहें कि यदि पाठ्यक्रम नहीं हुआ तो विवाह पंजीकृत नहीं होगा। किसी गांव की एक ऐसा ही महिला जिसने पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया, उसकी शादी को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस पर पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि संविधान ने अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए याचिकाकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वकालत करने वाले वकील ने दहेज की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कुछ ठोस निर्देश मांगे हैं। तीसरे याचिकाकर्ता ने वास्तव में कहा कि वे बार की सदस्य होने के साथ साथ दहेज से जुड़े मामले की भी शिकार रह चुकी हैं, जिस पर इस अदालत के लिए कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक और जहां संसद ने IPC की धारा 304B, 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 और राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन जैसे दंडात्मक प्रावधानों के संदर्भ में कानून बनाकर कदम बढ़ाए, सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा एक नए रूप की आवश्यकता है ताकि कानूनों को और मजबूत बनाया जा सके। सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया है कि उपरोक्त शर्तों में जो राहत मांगी गई है वे विधायी नीति के दायरे में संबंधित है, इसलिए जबकि इस पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में विधायी सुधार की आवश्यकता होती है। साथ ही इस विषय पर पहले से मौजूद कानून का समर्थन करने वाले उपायों पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में हमारा विचार है कि यह उचित हो सकता है यदि भारत की विधि आयोग इस मुद्दे पर अपने सभी दृष्टिकोणों से विचार करे। याचिकाकर्ता को कानून आयोग के लाभ के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं पर शोध का एक नोट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, जिस पर विधायी सुधारों के दायरे पर विचार करने के लिए आगे के कदमों पर विधिवत विचार किया जा सकता है। उपरोक्त अवलोकन और याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ हम याचिका पर निपटारा करते हैं।